हम सब ने देखा है कि बगीचे में एक भी अगर खुशबूदार फूलों का वृक्ष होता है तो पूरा बगीचा महक उठता है। इसी तरह समाज में भी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने कर्तृत्व की खुशबू से पूरे समाज को महका देते हैं। तो भिवानी परिवार को भी अपने कर्तृत्व से महकाने वाली एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच उपस्थित हैं और जो हैं श्री सज्जन भजन का, सेंचुरी प्लाईवुड के चेयरमैन और सीएमडी। अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से इन्हें नवाजा जा चुका है और अभी जो इनके पास इतनी बड़ी अलंकरण मंजूषा है उसमें एक लेटेस्ट इजाफा हुआ है। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री अलंकरण से विभूषित किया गया है। एक बहुत बड़ा सम्मान भारत सरकार की ओर से, और यह हमारे लिए कितने फक्र की बात है कि पसीना तो इनके मस्तक पर आता है और सिर भिवानी परिवार का गौरव से ऊंचा उठ जाता है। तो हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं श्री सज्जन भजन का जी का, और आइए इनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से। सपनों में विश्वास हो और मेहनत में निरंतरता हो तो एक साधारण इंसान भी असाधारण बन जाता है। आज मैं आपको ऐसे ही एक महान व्यक्ति से परिचय कराने जा रही हूँ, जिन्होंने न केवल उद्योग जगत को नई पहचान दी बल्कि समाज की सेवा को भी अपना जीवन उद्देश्य बना लिया। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री सज्जन भजंका जी की। आपका जन्म वर्ष 1952 में बवानीखेड़ा भिवानी जिले में हुआ। आपके परिवार की जड़ें बवानीखेड़ा भिवानी से जुड़ी हुई हैं। आपने डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में स्नातक की पढ़ाई पूरी करी। छोटे से कस्बे से शुरुआत कर आपने अपने जीवन को बड़े सपनों के साथ साथ आगे बढ़ाया। 1986 में श्री संजय अग्रवाल जी के साथ मिलकर आपने सेंचुरी प्लाईवुड इंडिया लिमिटेड की स्थापना की। आज सेंचुरी प्लाई न केवल भारत बल्कि एशिया में भी प्लाईवुड और लेमिनेशन उद्योग में अग्रणी ब्रांड बन चुका है। कंपनी एमडीएफ पार्टिकल बोर्ड्स और डोर तक विस्तृत है और आने वाले वर्षों में 12,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर पाने का लक्ष्य रखती है। सिर्फ प्लाईवुड ही नहीं बल्कि आपने स्टार सीमेंट लिमिटेड की भी स्थापना की। आपके नेतृत्व में सेंचुरी प्लाई और स्टार सीमेंट मिलकर 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का मार्केट कैप बना चुके हैं। आपने हमेशा अपने व्यवसाय से पहले पूरे उद्योग को महत्व दिया। इसी सोच के साथ आप लगभग 20 वर्षों तक फेडरेशन ऑफ इंडिया प्लाईवुड एंड पैनल इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष रहे। आपने नीतिगत सुधारों, एग्रो फॉरेस्ट्री और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया। इसके अलावा आप भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी अध्यक्ष रहे। व्यापार जगत की आवाज को मजबूत किया। 1999 में आपने अपने साथियों के साथ मिलकर कल्याण भारती ट्रस्ट की स्थापना की, जिसके अंतर्गत द हेरिटेज स्कूल, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हेरिटेज बिजनेस स्कूल एंड हेरिटेज लॉ कॉलेज जैसे संस्थाएं स्थापित की गई। शिक्षा के साथ साथ आप फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी से जुड़े। आपके नेतृत्व में इस संस्था ने 23,000 से बढ़कर 47,000 विद्यालयों तक का सफर तय किया। इसके लिए संस्था को प्रधानमंत्री द्वारा गांधी शांति पुरस्कार भी मिला। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी आपका योगदान अमूल्य है। मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के अध्यक्ष पद से लेकर कई अस्पतालों, गौशालाओं, रिसर्च इंस्टीट्यूट और योग विश्वविद्यालयों तक आपका नेतृत्व समाज को निरंतर लाभ पहुंचाता रहा है। आपके अद्वितीय योगदान को देखते हुए आपको अनेक पुरस्कार मिले हैं। हाल ही में आपको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उद्योग रत्न अवार्ड, अग्रणीय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, हरियाणा उद्योगपति रत्न सम्मान और रोटरी प्राइड ऑफ इंडस्ट्री अवार्ड भी आपको प्राप्त हुआ है। सज्जन जी का व्यक्तिगत जीवन भी उतना ही अनुशासित और प्रेरणादायक है। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती संतोष जी भजंका हमेशा आपके साथ एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ी रही। आपके 4 बच्चे
8 पोते पोती हैं जिन्हें आप अपने अनुभवों से जीवन के संस्कार और मूल्य सिखाते हैं। आपका जीवन सिद्धांत सर्वदा सर्वोत्तम यानी द बेस्ट ऑलवेज, यही सोच आपको उद्योग से समाज तक हर जगह अग्रणीय बनाती है। श्री सज्जन भजंका जी सिर्फ एक उद्योगपति नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक, एक समाज सेवी, एक सच्ची प्रेरणा स्रोत हैं। आज भिवानी परिवार मैत्री संघ को सज्जन भजंका जी को नवरत्न अवार्ड देते हुए गर्व महसूस हो रहा है। तो आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं सज्जन भजंका जी का। जय भिवानी, जय हरियाणा, जय हिंद। जब सपनों में बहुत सारी बधाइयों और बहुत सारी तालियों के साथ हम मंच पर बुला रहे हैं श्री सज्जन जी भजंका को, पद्मश्री डॉक्टर सज्जन भजंका को। और इनके साथ साक्षात्कार के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ केशव जी जैन। दस दिन पहले अचानक मेरे मोबाइल पर एक फोन आया, सज्जन भजन का बोल रहा हूं। मेरे हाथ, मैंने सोचा नहीं था कि भाई साहब सीधा खुद फोन कर लेंगे, कोई पीए करेगा, कोई सेक्रेटरी करेगा, कोई कुछ करेगा। इतना मतलब उदार मना कि मैंने कहा जी हाँ मैं राजेश चेतन बोल रहा हूँ। हाँ मैं चेतन से बात करना चाहता हूँ। भैया वो चिट्ठी मिल गई है राजेश तेरी भिवानी वालों की, मैं आ रहा हूं। मैंने कहा वाह, लॉटरी लग गई, क्योंकि अभी तक तो मैं थ्रू प्रेम भजंका साहब के थ्रू बात करता था, पर अब तो मेरे दरवाजे सीधे खुल गए थे। और उन्होंने कहा राजेश डोंट वरी, मैं आ रहा हूं राजेश, तू चिंता मत कर। और आपको बता दूं सिर्फ इस कार्यक्रम के लिए स्पेशल रात को फ्लाइट पकड़ के आए हैं और इस कार्यक्रम के बाद सीधा एयरपोर्ट जाएंगे। ऐसे व्यक्तित्व का कैसी तालियों से स्वागत होना चाहिए, आप मुझे बताइए। मैं कल गूगल में सर्च कर रहा था तो आपको एक नई सूचना देता हूं। अपना जिला भिवानी दादरी दोनों मिला लीजिए, दादरी पहले भिवानी था, तो इन दोनों जिलों में अब तक केवल 2 पद्मश्री मिले हैं, 2 खिलाड़ियों को मिले हैं। तीसरा पद्मश्री खिलाड़ी के अलावा अगर किसी को मिला है तो वो आदरणीय सज्जन भजंका साहब। तो आपका बहुत अभिनंदन और स्वागत है। और अब हम बातचीत शुरू करते हैं केशव और आदरणीय भाई साहब। नमस्कार सर। नमस्कार सर, भिवानी परिवार के मंच पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम केशव है सर। सर आपके बेटे का नाम भी केशव है। उसका और सर मेरे से कोई गलती हो जाए तो केशव समझ के माफ़ कर दीजिएगा। आपसे बात करके जी मुझे ये लगेगा बेटे से बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहला भिवानी परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रेम से सुनता बहुत था अपने परिवार का और इस पहल का। मेरे ख्याल से प्रेम का जो था कि करीब 10 साल पहले ये यात्रा शुरू हुई थी और धीरे धीरे करके दिल्ली की एक बहुत लोकप्रिय संस्था के रूप में उभर के आ रही है और लोग यहाँ से पुरस्कार प्राप्त करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई आज यहाँ आकर आप सबसे मिलकर। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। सर मेरा सबसे पहला सवाल इसी को लेकर है कि इस साल आपको जब पद्मश्री मिला तो सर सिर्फ आपको पद्मश्री नहीं मिला सर, इस हॉल में बैठे हर व्यक्ति को पद्मश्री मिला सर। हमारे लिए बहुत गौरव और सम्मान की बात है सर। तो सर वह क्षण जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आपको पद्मश्री से सम्मानित कर रहे थे, तो सर हम सब वो पल और वो एक्सपीरियंस आपका सर सुनना चाहते हैं सबसे पहले। ये मतलब मुझे कोई कुछ पता नहीं था, न मैंने कहीं किसी को कहा था, न कोई रिकमेंडेशन कराई, न कहीं से कोई बात आई जी। मैं और मेरी धर्मपत्नी जयपुर गए हुए थे एक शादी में। उससे शाम को
दिन का कार्यक्रम हो गया, शाम को गीत का कार्यक्रम था। हम होटल के रूम में कपड़ा बदली करने गए, तो इतने में मेरे मित्र भी हैं और भारत सरकार में मंत्री भी हैं, सुकांत मजुमदार, जी MOS एजुकेशन। तो उनका फ़ोन आया, अरे भजन का जी आप क्या कर रहे हैं, आपको पद्मश्री मिलने वाला है, वो चला जाएगा। ये शाम की 25 जनवरी की 6 बजे की बात है। जी मतलब एक तो मुझे पद्मश्री मिलने वाला है, उसका ही कोई अता पता नहीं, और उसके पहले आप बोलते हैं चला जाएगा। बोले अरे आपको मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री के लोग बहुत देर से खोज रहे हैं जी और आप उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। बोले मैंने तो अननोन कॉल को बैन किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है, आप तुरंत खोलिए। इतने में पवन जी गोयनका, उनको भी मिला इस बार, जी तो उनका फ़ोन आया, मेरे मित्र भी हैं वो, कि भजनका जी शायद आपने फ़ोन बंद किया हुआ है, तो मिनिस्ट्री वाले आपको खोज रहे हैं। और मैंने तुरंत फ़ोन खोला, इतने तो हम लोग टेक सेवी नहीं है, जी तो 1-2 मिनट टाइम लगी उसको ब्लॉक को हटाने में। इतने में पीयूष जी गोयल के जो कार्यालय से उनके सहयोगी का फ़ोन आया, तो मैंने बोला नहीं मेरे को आ गया है फ़ोन, मैंने फ़ोन खोल दिया है, उनसे बात कर रहा था। इतने में 011 का कॉल आई, जी तो मैंने तुरंत वो फ़ोन उठाया। तो वहाँ से उन्होंने कहा सर आपको बहुत देर से हम खोज रहे थे, जी तो मैं आपको जॉइंट सेक्रेटरी होम से बात करवाता हूँ। तो उन्होंने उनको फ़ोन दिया, तो उन्होंने कहा भजनका ये आपको बहुत बहुत बधाई, आपका नाम अभी घोषित होने जा रहा है, और हमारी एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, मैं आपके नाम की स्पेलिंग आपको बोलूँगा, आप उसको कंफर्म कीजिए। तो उन्होंने सही स्पेलिंग बोल दी, जी मैंने कंफर्म कर दिया। और बस उन्होंने कहा आपको क्या क्या महसूस कर रहे हैं, मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और करके रख दिया। मेरी धर्मपत्नी साथ थी, तो मैंने धीरे से उनको कहा लगता है मुझे पद्मश्री मिलने वाली है, जी तो अभी किसी को बताइएगा मत। जी जो थोड़ा बिल्कुल। उनका रहता है। तो हम लोग नीचे आ गए, कार्यक्रम चल रहे थे। करीब 8 बजे पीयूष जी का फ़ोन आया कि भजनका जी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मुझे ट्रेड एंड इंडस्ट्री में मिला है, जो उनका मंत्रालय है। तो मैंने कहा पीयूष जी इसमें लगता है आप ही की करामात है, यू आर इंस्ट्रूमेंटल इनटू इट। नहीं ये तो आपके कार्य हैं, ठीक है। और फिर वो जो है 9 बजे घोषित हुआ, और होते ही तो फिर चारों तरफ फैल गया। उन्होंने कार्यक्रम को रोका, मुझे स्टेज पे बुलाया, फेलिसिटेट किया। तो मेरा जो फेलिसिटेशन है जो आज आप कर रहे हैं, जी वो 5 मिनट बाद चालू हो गया था घोषणा के। क्या बात है सर। तो काफ़ी मतलब मुझे पहले, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं, जी कभी पद्मश्री चाहिए भी नहीं, तो इसके महत्व का भी मुझे पता नहीं था। लेकिन होने के बाद चारों तरफ से जो सम्मान मिल रहा है, जी जहाँ मैं जाता हूँ, हमारे गांव भवानी खेड़ा से कॉल आ रही है जी कि भाई हमारे गांव में आज तक किसी को मिला, आपको आना पड़ेगा। तो मैं प्रोग्राम बनाऊंगा जहाँ हो सका। और यही फिर भिवानी से भी आ रहा है, हमारे अशोक जी भवानी वाला जो भिवानी जी। से हैं, भागीरथलाल जी के सुपुत्र हैं, क्या बात है सर। उनका भी आया। तो जी। ठीक है, बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। सर अभी हाल ही में हमने सुना कि आपने इशारा किया अपनी रिटायरमेंट को लेकर। तो जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन 40 की एज में रिटायर हो जाता है, सर्विस क्लास का आदमी 60 साल की एज में रिटायर हो जाता है, ऐसे ही जो व्यापारी है उसके लिए कोई एज निश्चित नहीं है रिटायरमेंट की। तो सर आपका इसमें क्या थॉट प्रोसेस है, एक व्यापारी को कब और कैसे रिटायर होना चाहिए? देखिए, एक व्यापारी साधारणतः कभी भी रिटायर नहीं होता, लेकिन मतलब उसको थोड़ा सा अपनी गतिविधियां कम कर देनी चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए। जैसे कहावत है, बरगद के पेड़ के नीचे कोई वनस्पति नहीं पनपती। तो अगर वो खुद लगा रहेगा तो उसकी संतति, आगे का उसका परिवार, वो अपने दायित्व को नहीं संभालेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैंने थोड़ा सा अपना रोल कम किया है। मेरे पुत्र है, भाई है, मेरा भतीजा है, तो वो लोग, प्रेम का लड़का भी अभी स्टार सीमेंट को पूरा संभाल रहा है। तो इन लोगों को थोड़ा सा आगे कर दिया। और
लेकिन गाइडेंस चाहिए और मैं थोड़ा पीछे हटना भी चाहता हूँ, तो ये लोग हटने नहीं देते मुझे, बार बार वापस खींच लेते हैं। जी और मैं कई तरह के सामाजिक कार्यों से जुड़ा जी। हुआ हूँ, तो मेरी इच्छा है कि भी उसमें मैं तो अपना समय बढ़ाऊँ जी और कुछ और दायित्व लूँ। और पर्टिकुलरली अभी जो है मैं लेना चाहता हूँ कि कोई अच्छे कार्य आर्थिक सहयोग से उससे मैं तेज़ी से कर पाऊँ, तभी कई चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ, चलेगी। बहुत बढ़िया सर। सर जैसे आपने बताया कि अब आप थोड़ा बैक सीट ले रहे हैं, तो अगली जो जनरेशन है, केशव हैं, अब आपने पूरा परिवार है, तो पूरी परिवार को साथ में लेके चलना और अगली पीढ़ी को कमान सौंपना, अगली पीढ़ी की ग्रूमिंग, तो सर उसको आपने कैसे सर निभाया या क्या आपका इसमें एक्सपीरियंस रहा सर? अभी जैसे प्लाईवुड के अंदर हमने आंध्रा में 1100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, तो मैं उस पूरे पीरियड के अंदर 3 बार गया। और एक बार तो भूमि पूजन के टाइम पर वो चीफ मिनिस्टर आए थे, और एक बार बीच में, जी। और एक बार कारखाना चालू हुआ तब वो फिर चीफ मिनिस्टर आए थे वहाँ के। और उसके बीच में पूरा केशव उसने वो प्रोजेक्ट स्टेयरहेड किया। जी उसी तरह सीमेंट के अंदर अभी हमारा नया एक्सपेंशन हुआ करीब 2000 करोड़ का, तो उसके अंदर उसमें लीड जो है प्रेम का तो गाइडेंस था ही, बिल्कुल। लेकिन प्रेम का लड़का तुषार, उसने उसमें मेजर रोल प्ले किया। जी और तुषार के काम में आने के बाद हमारी स्टार सीमेंट की मार्केट कैप 3 गुना हो गई। क्या बात है सर। तो आज बच्चों को अगर दायित्व दिया जाए तो वो हमसे अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये मेरा मानना है। और मेरा शायद जो CNBC वगैरह देखते हैं वो मेरे लड़के केशव भजनका को टाइम टाइम देखते होंगे, क्योंकि हमारे प्लाईवुड से ज़्यादा सहभागिता टीवी पर उसी की, केशव की रहती है। जी जी। अच्छा सर, इसमें सर आप जैसे सेवा के कार्य में आप 45-50 की उम्र से ही शुरू आपने सेवा के कार्य किए सर, तो अब सर आपका आगे का क्या, रिटायरमेंट के बाद आप क्या, कैसी लाइफ देखते हैं? लेजर टाइम में सर आप क्या करना पसंद करते हैं? इसमें भी एक छोटी सी कहानी है जी। एक तो मैं बाल्यकाल से ही जी संघ से जुड़ा रहा हूँ। RSS से जब मैं स्कूल में था उसी समय शाखा में, उसके बाद में कॉलेज में था तो मैंने OTC वगैरह कर ली थी और शाखा लगाता भी था। और उसके बाद फिर मैं कलकत्ता आ गया और कलकत्ता वन बंधु परिषद, फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, जी उससे जुड़ा मैं। और उस समय मैं सोचा करता था, मतलब एक ज़माना था कि मैं चाहता था कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता बन जाऊं और उसमें जाऊं नहीं, शादी भी नहीं करूं, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई। मैं चला गया। मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि 50 की उम्र में मैं ये सब छोड़ दूंगा और फुल टाइम सामाजिक काम में लगूंगा। तो श्याम जी गुप्त जो पूरे एकल विद्यालय अभियान के प्रणेता है जी, उनके साथ एक जीप के अंदर मैं बनवासी यात्रा में था, तो ऐसे बात होने लगी। श्याम जी ने मैंने बात में कहा कि मैं तो 50 साल की उम्र में ये सब छोड़ के सामाजिक काम में लगूंगा। श्याम जी ने थोड़ी देर सोचा, भजनका जी आपकी 3 पुत्रियाँ हैं और पुत्र तो अभी हुआ ही है, ये 89 की बात कर रहा हूँ, केशव 89 में हुआ था, तो मुझे तो लगता नहीं आप 50 की उम्र में छोड़ पाएंगे। उस समय मैं 37 साल का था। तो चलिए 55 का सोच लेते हैं, लेकिन 55 में भी नहीं हो पाएगा जी आपकी सारी बेटियों की शादी नहीं होगी जी, और आप छोड़ नहीं पाएंगे। तो 60 में मैं मान लेता हूँ आप छोड़ दोगे और फुल टाइम इसमें लग जाओगे। तो 60 साल की उम्र में आपकी मानसिक क्षमता क्या होगी, शारीरिक क्षमता क्या होगी, उस समय आप कार्य में सहायक बनोगे या कार्य के ऊपर बोझ बनोगे। तो उससे अच्छा जी आप अपना एक समय अभी से इन कार्यों को दो। और अभी मतलब उस समय तो हमारी बहुत छोटी कंपनी थी, फिर भी उनको उस समय लगा कि इस समय आप अपने प्रभाव क्षेत्र के शीर्ष पर हो तो आपके एक फ़ोन से जो काम हो जाएगा जी, हो सकता है बाद में ना हो। तो उनकी वो बात समझ में आई मुझे, और उस समय से मैंने पढ़ लिया कि मेरा करीब 25 से 30% समय सामाजिक कार्यों के लिए रहेगा। तो मेरा दोनों पैरेलल चलता रहा।
तो व्यापार में विस्तार होता रहा, कारखाने बढ़ते रहे, साथ साथ में जिन संस्थाओं से मैं जुड़ा रहा वो संस्थाएं बढ़ती रही और बड़े दायित्व मिलते रहे। तो भगवान को बहुत धन्यवाद है कि दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह चली। बहुत ही अच्छा सर। सर, एक व्यापारी के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां पर बहुत ही मुश्किल चुनौतियां आती हैं। जैसे कुछ उदाहरण के तौर पर बंगाल में लेबर की इतनी समस्या है, और सुना मैंने कि एक बार 1 साल के लिए हमें अपना फैक्ट्री बंद करनी पड़ गई। ऐसे ही 96 में सुप्रीम कोर्ट ने नॉर्थ ईस्ट में टिम्बर पर बैन लगा दिया था, तो तब भी उसको भी आपने अवसर में बदला और चेन्नई और अलग अलग एवेन्यूज़ आपने तलाशे सर। तो सर, ये जो नेवर गिव अप वाला एक एटीट्यूड है सर, उसको सर आप युवा को क्या संदेश देंगे सर इस परिस्थितियों में, वो आप शेयर कीजिए सर। देखिए, मेरा मानना है कि हर अशुभ में शुभ का बीज निहित होता है। तो देखने में एक बार लग रहा है ये अशुभ हो रहा है, लेकिन उसी से कहीं कुछ शुभ निकल के आएगा। और सेकंड चीज़ जो हमारे मार्केटिंग टीम को मैं हमेशा बोलता हूँ कि एवरी प्रॉब्लम, एवरी कंप्लेन इज एन अपॉर्चुनिटी टू विन ओवर द कस्टमर फॉर एवर। तो जो कोई भी समस्या आती है तो वो एक अपॉर्चुनिटी भी है जी। तो समस्या को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेना। अब ये नॉर्थ ईस्ट की हमारे काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट था। अरुणाचल में हमारी फैक्ट्रियाँ थी, मेघालय में हमारी फैक्ट्रियाँ थी, आसाम में हमारी फैक्ट्रियाँ थी, और ओवरनाइट सारे बंद हो गई। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारी चेन्नई में फैक्ट्री खुल चुकी थी, कलकत्ता तो बहुत पहले खुल चुकी थी जी। और जो हमारे प्रोडक्ट का मूल्य था, जहाँ 10% 15% बचता था, उस प्रोडक्ट का दाम ओवरनाइट डबल हो गया वीनियर का, जिसके हम मार्केट लीडर थे। तो 10.5 रुपये में जो बिकता था, तुरंत उसका दाम 21 रुपया हो गया, और हमारी कॉस्ट वही की वही थी। तो जितना माल बिकता था उसका 50% नेट प्रॉफिट था। और वो जो हमको अपॉर्चुनिटी मिली, उससे हमने सेंचुरी ब्रांड क्रिएट किया, और बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि आसाम की फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, हम यहाँ भी थे, तो हम लोग मार्केट लीडर बन गए। क्या बात है। तो आज वो एक तरफ वो बहुत बड़ी लॉस थी, लेकिन दूसरी तरफ आज सेंचुरी जो है वो है उसी के कारण। क्या बात है सर। सर, एक और अपॉर्चुनिटी की जैसे आपने बात की, एक कोविड के दौरान जैसे आपदा में अवसर, तो सर एक नया कुछ आपने सेगमेंट उस समय लॉन्च किया हॉस्पिटल्स के लिए। सर वो वाला एक बार आप एक्सपीरियंस आप हम सबसे शेयर कीजिए सर। वायरोकिल करके हमने एक नया जी। क्या है वायरोकिल, उस समय तो हर चीज़ में लोगों को कोविड के वायरस नज़र आते थे जी, और लोग मतलब काम करने में भी डरते थे। तो एक हमारा प्रोडक्ट पहले से भी था हॉस्पिटल्स के लिए, जो हम लोग लेमिनेट बनाते थे जी। उसके अंदर हम लोग उस टेक्नोलॉजी को यूज करते थे, नैनो टेक्नोलॉजी थी। तो उसको यूज करने से फिर वायरस या ये जो और किसी तरह के भी सूक्ष्म कीटाणु होते हैं वो मर जाते थे। तो तुरंत हम लोगों ने थोड़ा सा अनुसंधान किया और प्लाईवुड के अंदर उस टेक्नोलॉजी को हमने लगा दिया, और फिर हमने एडवर्टाइज भी किया, क्योंकि मार्केटिंग का लाभ तो लेना था। तो वायरोकिल इसके साथ वायरस सेफ, तो काफ़ी हमको उसका लाभ मिला। और कोविड के दौरान हर फैक्ट्रियों ने नुकसान किया, लेकिन हमारी बैलेंस शीट उन दोनों सालों में भी पहले से बेहतर होती गई। क्या बात है सर। सर, अब हम ले चलते हैं आपको आपके करियर के शुरुआत में। तो सर, आपका भिवानी से कैसे जुड़ाव रहा, आपका जो बजंका परिवार है और आपके फोर फादर्स हैं, थोड़ा सा सर उस पर आप हमारे साथ शेयर कीजिए। मेरा जन्म बवानीखेड़ा में हुआ था जी। 1952 में, और हमारे पिताजी वगैरह 7 भाई थे। तो करीब 2000 आज से 100 साल पहले 2024 के आसपास मैं दो नंबर भाई का लड़का हूँ। तो 24 के आसपास सबसे बड़े ताऊ जी वो आसाम चले गए थे, और उसके 2-3 साल बाद मेरे पिताजी भी आसाम चले गए थे। लेकिन मेरे पिताजी जो मैं बोल रहा हूँ उनके मैं गोद गया था। ओके। मैं वास्तव में लड़का हूँ 6 नंबर भाई का। ओके। महावीर प्रसाद जी का, जो भिवानी रहे हमेशा, पूरा जीवन उन्होंने भिवानी में बताया। तो उनका मैं पहला बच्चा था, लेकिन बड़े भाई के लड़का नहीं था।
तो मेरे पैदा होते ही उन्होंने भाई को बुला के मुझे गोद दे दिया और उसके बाद मैं आसाम चला गया। अनफॉर्चुनेटली मेरे पिताजी जो आसाम गया था उनकी डेथ हो गई, मैं 5.5 साल का था और मुझे पता ही नहीं था कि मैं महावीर प्रसाद जी का लड़का हूँ। बहुत बाद में जाके पता लगा और तो जन्म वहाँ हुआ, बाद में ताऊ जी के बाद आसाम में चला गया। लेकिन हमारा परिवार रहा, गांव से बहुत जुड़ा रहा, बहुत बड़ा हमारा खेती वेती का था वहाँ। और बाकी चाचा जी वगैरह 2 पटना, 2 गुवाहाटी, महावीर प्रसाद जी भिवानी रहे जी। तो इस तरह 2 तिनसुकिया के आसाम थे, मैं और बड़े ताऊ जी, तो इस तरह हम लोग वहाँ रहे। लेकिन मेरा आना जाना हमेशा रहा। चाचा जी जब तक थे मैं हमेशा साल में 1 बार 2 बार आता था और स्कूल वगैरह में था तब तो कभी कभी दिन रहता था, बाद में भी 5-7 दिन के लिए आता था। चाचा जी आते रहते थे जी। और फिर हमारा करनाल में फैक्ट्री भी है, तो वो दूसरा एक जुड़ाव था। बिल्कुल। तो करनाल में हमारी प्लाइट फैक्ट्री है, कई है भारत में, होशियारपुर, करनाल, रुड़की, कांडला, चेन्नई, कलकत्ता, गुवाहाटी, आंध्रा, जी। कई जगह फैक्ट्री है। सर मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस भी आपसे थोड़ा रूबरू होना चाहती है, तो एक सवाल ऑडियंस से हम कोई एक बार माइक प्लीज पास कीजिए। केवल 2 सवाल ले पाएंगे। हेलो, आइए, अपना नाम बता के सवाल करो। वेरी गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम प्रदीप गोयल है और आज मुझे भी आपको जानने का मौका मिला इस भिवानी परिवार मैत्री संघ के माध्यम से। मैंने भी अपने कॉलेज की शिक्षा भिवानी से ही उत्तीर्ण की है, TITNS भिवानी का स्नातक छात्र हूँ मैं। एंड मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आपका ये पैशन है बिजनेस करने का एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस, उसके पीछे आपकी इंस्पिरेशन क्या है? देखिए, जब मेरे गोद लेने वाले पिताजी उनकी डेथ हुई तो मैं 5.5 साल का था और फिर माँ ने मुझे पाला। उन्होंने अपने पीहर की तरफ झाँक के भी नहीं देखा, मेरी पढ़ाई लिखाई हर चीज़ की चिंता की। और उस समय मेरे पास कोई बिजनेस नहीं था, तो मेरे जो दोस्त थे उनके पास, सबके पास बिजनेस था। फिर स्कूल के बाद जब हम लोग कॉलेज में गए तो कॉमर्स कॉलेज उन दिनों नाइट में ही होते थे, तो नाइट कॉलेज था, दिन में वो लोग काम करते थे और मेरे पास व्यापार तो था नहीं। लेकिन हमेशा उन लोगों को देख के एक ललक रहती थी। फिर हमारा जो घर था उसमें ऊपर का फ्लोर को 3 फ्लैट बना के हम लोग भाड़े में देते थे और वो हमारे एक आय का साधन भी था। माँ ने फिर जो चला तो वो नीचे और ऊपर, नीचे 2 दुकानें थी, तो ऊपर जो क्वार्टर्स थे उनमें प्लाईवुड के एम्प्लॉयज रहते थे, उनके एग्जीक्यूटिव्स वो बदलते रहते थे, वो रहते थे, बदली हो जाते, छोड़ के चले जाते थे। तो मैं बचपन से ही उनके साथ कभी उनकी फैक्ट्री चला जाता, कभी जंगल का काम देखते थे उनके साथ जंगल चला जाता। तो बचपन से ही प्लाईवुड के प्रति मेरा एक फैसिनेशन था और वो फैसिनेशन बढ़ता गया। और जो हमारा इलाका तिनसुकिया, वो उस समय प्लाईवुड का हब होता था, तो उसमें उसके चलते प्लाईवुड से जो बना और उसके बाद में मैं प्लाईवुड से ही मैंने व्यवसाय में एंटर किया। तो वो मैं परसिस्टेंटली कंटिन्यू किया। डाइवर्सन्स हुए, सीमेंट में हम लोग गए तो भगवान की दया से वो भी बहुत सफल रहा। तो ये था कि एक तो लोगों को देख के इंस्पायरेशन था। उस समय दिन में मेरे पास काम नहीं रहता था, तो मैं भगवान से मनाता था, भगवान ऐसा करना कि मेरे पास बहुत काम हो और मेरे पास खाली वक्त हो ही नहीं। तो भगवान ने वो इच्छा पूरी की। नरेंद्र सिंघानिया जी एक सवाल, 1 मिनट, सिंघानिया जी एक सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम नरेंद्र सिंघानिया, जैसा राजेश जी ने बोला। नमस्कार। मैं प्रेम जी के साथ भी मिलता जुलता रहता हूँ, तो मैंने एक बार सुना प्रेम जी ने तुषार को बोला कि तेरे को अगर पैसा खर्च करना है तो मेरे से सीख
और पैसा कमाना सीखना है तो ताऊ के पास चला जा तू। तो हम सब भिवानी के लोगों को भी आप ये मंत्र बताएं जो तुषार को बताया आपने, जो उसने 25,000 करोड़ का मार्केट कैप आपका पहुंचा दिया, तो हम सब के लिए क्या संदेश है, जो पैसा कमाने के लिए हम लोग कैसे उसको आगे ले जा सके सही तरीके से, जैसा आपने किया है उस तरह से हम जानना अभी चाहेंगे जी। हमारा रोल बदल गया है, अब पैसा वो लोग कमा रहे हैं, मैं पैसा खर्चा कर रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट। लेकिन क्या है, मैंने मेरे पूर्व वक्ता थे, अवार्डी थे, उन्होंने भी कहा, एक बार मैं अग्रोहा महाराज ये अग्रसेन मेडिकल कॉलेज से भी जुड़ा रहा हूँ आराम से, तो उसमें थोड़ा सा आर्थिक अनुदान वगैरह था, तो मुझे वाइस प्रेसिडेंट काफ़ी सालों तक बनाए रखा गया था। तो ओम प्रकाश जी जिंदल वो कलकत्ता आए, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, भाई सजन तेरा आठ चाय पीने की इच्छा है। मैं बोला जी मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, आप बताओ मैं लेने आ जाता हूँ। तो नहीं मैं आ जाऊँगा, एक छुड़ाने की व्यवस्था कर देगा। बोला जी मैं आप में जाके छोड़ कर आऊँगा। आए हो, मैंने भी हरकिशन जी चौधरी वगैरह जो बहल के हैं, जहाँ बड़ा स्कूल है, वो भी हम लोग एक साथ ही एक बिल्डिंग में रहते हैं, गोविंद राम जी धानेवाला वगैरह, उनको बुला लिया और ओम प्रकाश जी आए, चाय हुई, बातें हुई। एंड फिर मैंने बात में उनसे पूछा, बाबूजी इतनी साधारण शिक्षा के बावजूद आपने इतनी असाधारण उन्नति की, उसका राज क्या है? बोला भाई दो ही चीज़ है, कड़ी मेहनत और ईमानदारी। ना मैंने मेहनत करने में कोई कसर छोड़ी, ना आज तक किसी के साथ बेईमानी करी। तो ये जो कड़ी मेहनत और ईमानदारी है, ये श्योर शॉर्ट फार्मूला है सक्सेस का। बाकी तकदीर भी काम करती है, आपके पूर्व जन्म के संचित कर्म हैं, वो भी प्रारब्ध बन के इस जन्म में आते हैं। लेकिन इस जन्म में जो एक साइंटिफिक फार्मूला है वो यही है, कड़ी मेहनत और ईमानदारी। अगर ये किसी ने की, सफलता से कोई नहीं रोक सकता। तकदीर साथ दे तो सफलता बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन अदरवाइज भी साधारण सफलता तो मिलेगी ही, वो ज़िंदगी में फेलियर कभी भी नहीं होगा। सर श्री भजनका के पास इतना सारा अनुभव है कि बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत कुछ जाना जा सकता है। इसीलिए प्रश्नों की एक लंबी कतार है, लेकिन उसके बाद 1 to 1 ये पूछे जाएंगे प्रश्न। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री राजेश जी को, श्री विनोद पवन जी को और दिनेश जी को कि वो श्री सजन जी भजनका का अभिनंदन स्वागत करें। और मंच पर मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती सजन जी भजनका, श्री प्रेम भजनका और श्री CL अग्रवाल जी को कि वो भी इसमें सम्मिलित हों। श्रीमती सजन भजनका। आपका स्वागत है दिल्ली में, आप आइए। सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी आओ ना। हाँ ट्रॉफी का अभी भी हाथ बताओ। श्री प्रेम भजन का हमारे
पूर्व नवरत्न हैं, तो उनका भी हम अभिनंदन करना चाहेंगे गणेश जी की प्रतिमा के साथ। केशव, अब तुम फोटो खिंचवा लो जिसको खिंचवाना। सीएल अग्रवाल जी भी हमारे पूर्व नवरत्न हैं, उनका भी हम अभिनंदन करना चाहेंगे। और चौधरी साहब आगे आ जाओ। चौधरी साहब एक घटना सुनाना जो 13 अगस्त को मैं गुवाहाटी गया, आईटीसी माचखोवा में मेरा कवि सम्मेलन था जिसका मुझे संचालन करना था। घटना जोरदार सुनाता हूं मैं आप लोगों को। मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो मारवाड़ी समाज के 4-5 लोग लेने आए। कवियों को लेने जाते हैं, परंपरा है। अब मैं जिस गाड़ी में बैठा, राम राम श्याम श्याम हुई, तो मैंने कहा मैं भिवानी का हूँ। भिवानी का नाम लेते ही उसने कहा जी फिर तो आप सेंचुरी वाले जो सजन बाबू है उनको जानते होंगे। मैंने कहा भाई मेरे भिवानी की शान है, उनको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं उनका, मैं उनको छोटा भाई हूँ। मैंने भी जैसे ही कहा तो उसके बाद तो ये क्या हो गया भाई? हाँ सब खैरियत है ना? ड्रिल चल रही है, अच्छा ड्रिल चल रही है, ओके बस आ गया उन्हें। तो उसके बाद जो हुआ वो एयरपोर्ट से लेके और होटल तक मुझे तो भूल गया कि मैं राजेश चेतन हूं, और उन्होंने सजन बाबू की कहानियां सुनानी शुरू कर दी कि ये है जी और प्रेम भाई साहब हैं जी और फलाना है जी। पूरी स्टोरी सुनाता चला गया तो मुझे लगा कि सजन भाई साहब नॉर्थ ईस्ट के किंग हैं। नॉर्थ ईस्ट में भिवानी की प्राण प्रतिष्ठा अगर किसी व्यक्तित्व ने की है उसका नाम है पद्म श्री डॉक्टर सजन भजन का। तो भैया तालियां सब मिलके बजाओ। और अगली बार आपको कभी जाना हो नॉर्थ ईस्ट तो कॉल भी मुझे संपर्क करना, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। बहुत पॉपुलर मामला है वहां पे भाई साहब का, और इतना समय निकाल कर आए हैं आप, मेरे पास शब्द नहीं है। जैसे सबरी के घर राम आ गए हो ऐसी अनुभूति मैं कर रहा हूं अपने आप में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ क्या है, अपनों के बीच में अपनों से सम्मान मिलना यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आज आप सबके बीच में आया, आपने सम्मानित किया, ये मेरा सौभाग्य है। और एक चीज़ आपको और बताता हूँ, ये पद्मश्री का मेडल मुझे 27 मई को मिला था। उसके आज मैंने पहली बार इसको लगाया है यहाँ आते हुए। बहुत बहुत साधुवाद आपको।